मेरे ख्याल से बहुत सारा चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करना था, लेकिन ये जो मीटिंग में जितने लोग बोले हैं, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपने अपने विचार रखा है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा एक दो पॉइंट जो रेलेवेंट है मैं उतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जो एरिया है ये वैसे भी बहुत खूबसूरत एरिया है। आपका नेशनल हाईवे बिल्कुल बगल में है। निजी एरिया में एक तरह से कल्चरल अवेयरनेस जो रिनेजा हुआ है यहाँ से शुरू हुआ है, और कई ऑफिसर यहाँ से निकले हैं। उसमें से काफ़ी ऑफिसर आपके एरिया के याचुली, याजाली, पीस्ताना, दीप, डैम, ये एरिया के बहुत ऑफिसर यहाँ, नाम मैंने नहीं लिया, बहुत यहाँ बैठे हुए हैं। एक तरह से बहुत लीडिंग रोल यहाँ आप लोगों ने समाज के लिए प्ले किया है, अरुणाचल के लिए भी काम किया है। कभी कभी हम लोग बहुत एडवांस होने से भी कई चीज़ें हैं वो छूट जाता है, कर नहीं पाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब 2017 में हम लोग यहाँ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किया था न्योकुम फेस्टिवल का। न्योकुम का शुरुआत यहाँ से जोरम से हुआ था, जो सामूहिक कम्युनिटी सेलिब्रेशन करने का। तो इसी जगह में हुआ, हम लोग सब आए, चीफ मिनिस्टर साहब भी थे। उस समय भी मैंने कुछ बातें बताया था, मैं उसको आज रिपीट नहीं करूँगा। उस समय जो मैंने बोला था, आज मैं कुछ और कहूँगा। एक तो खुशी है कि आपका स्कूल अपग्रेड हुआ है और उस स्कूल में पढ़ने वाले कई लोग यहाँ आज आपके बीच में हैं। दुनिया में बहुत कुछ हम लोग देखा है, आजकल तो दुनिया बहुत छोटा हो गया। इंटरनेट से पता चल जाता है कि दुनिया में कौन सा देश में क्या चल रहा है। तो जो जोरम एरिया का, याचुली एरिया का, आपका लोअर सुबनसिरी का, आज से 50, 60, 70 ईयर्स पहले क्या हालत था, आपने भी कंपेयर किया होगा कि आप कहाँ तक पहुँचा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचा है और हम कहाँ तक पहुँचा है, ये भी हम आकलन कर सकते हैं। मुझे यहाँ डिटेल हिसाब किताब करके बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर निभाए तो भी मैं समझता हूँ जो सुविधा आज आपको मिला है, जो अवेलेबल सुविधा है, उससे बहुत कुछ कर सकता है। मांगने के लिए तो आदमी क्या नहीं मांगेगा, आदमी का ज़रूरत का कोई ख़त्म नहीं होता है। कोई अमेरिका, जापान, चाइना ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर देश हो गया और कुछ नहीं चाहिए, वो भी बहुत कुछ चाहिए। अमीर आदमी भी और चाहिए, गरीब आदमी भी और चाहिए। तो ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए बोलने वाला नहीं होगा, सबको चाहिए। और इंसान का ज़िंदगी में तो सबको तकलीफ़ भी होता है और उसका भी झेलना पड़ता है, समाधान भी होता है, खुशियाँ भी होती है। तो यहाँ आप लोगों के पास बहुत कुछ सुविधा है। एक तरह से ये जोरम बेल्ट जो है और ये जो इंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी लोअर सुबनसिरी एक तरीके से बहुत लकी है आप लोग। आप कंपेयर कीजिए कुरुंग कुमे और करादादी से, आप कंपेयर कीजिए अपर सुबनसिरी का, और बहुत सा ऐसा सर्कल है अभी अभी रास्ता पहुंचा है। आप सोचिए, अभी अभी मैं एमपी बनने के बाद सबको रास्ता कनेक्शन दिलाया है। यहाँ 50 साल पहले से आपके पास रास्ता था, स्कूल खोला है, आपके पास बहुत सुविधा पहले से था, लेकिन वो सुविधा बढ़ते 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 आज आपका घर के सामने में हाईवे बन गया है। देखिए, हम लोग भाषण दे रहा है, यहाँ हाई मास्ट लाइट जल रहा है, यहाँ सब कुछ है आपके पास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको और चाहिए, और उसको देने के लिए हम लोग बैठा हुआ है। हम लोग किस लिए दिल्ली में बैठा है, आप लोगों ने क्यों एमपी बनाया, आपके लिए काम करने के लिए तो बनाया। तो उसके लिए आप चिंता करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे समझना है, क्योंकि मैं कभी कभी देखता हूँ आजकल जो आपका पास है उसके बारे में आप सेलिब्रेट नहीं करता है, जो आपके पास नहीं है उसके लिए रोते रहता है कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, सबसे पहले जो आपको दिया है, आपके पास जो है उसको आप सेलिब्रेट कीजिए। हम लोगों ने कितना मेहनत करके यहाँ गाड़ी रास्ता बनाता है, मोबाइल टेलीफोन का फैसिलिटी लाता है,
और आप मोबाइल टेलीफोन का फैसिलिटी दे दिया, आपका इंटरनेट दे दिया, उसका अच्छा यूज़ नहीं करके वही इंटरनेट मोबाइल से फिर आदमी को गाली देता है। आपका पास में घर में सब कुछ सरकार की तरफ से सुविधा दिया है, उसका आप उपयोग नहीं कर पाता है। तो इसलिए समाज में कभी कभी गलत चीज़ हमको देखने को मिलता है। यहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब मैं 2004 में इलेक्शन के लिए मैं आए थे, जीरो में मीटिंग किया, यहाँ पे भी मीटिंग किया, यहाँ में वो याचुली ग्राउंड में मीटिंग किया था। गेगम अपंग साहब भी हमारे साथ में थे। आप लोगों को याद है कि नहीं उस समय का भाषण का रिकॉर्डिंग आपके पास है कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो याद है मैंने 2004 में याचुली ग्राउंड में जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, उसमें मैंने क्या बोला था। जीरो से ईटानगर पहुंचने के लिए एक सिंगल रोड, वो भी जैसे तैसे कम से कम 8 घंटा आधा मरा जाकर के पहुंचता था। रास्ता अच्छा होने से तो उस समय भी 5 घंटा में पहुंच सकता था, लेकिन गड्ढा होने के बाद 8 घंटा लगता था। तो मैंने कहा कि देखिए इस हालत में तो अरुणाचल आगे नहीं बढ़ सकता है। सबसे पहले बेसिक बिजली, पानी, रास्ता, ये बेसिक होता है। तो आप लोगों को मैंने वादा किया कि कई चीज़ें हैं अरुणाचल सरकार नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा छोटा स्टेट है, हमारा रिसोर्सेस कम है, तो डिपेंडेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और मैंने उस समय बड़ा वादा किया था कि पार्लियामेंट में जाने से आगे कम से कम मैं 10-15 साल के अंदर में जीरो से ईटानगर रास्ता को हम इतना अच्छा कर देगा कि आप 3 घंटा में ईटानगर पहुंच सकता है, ऐसा हम करेगा उस समय बोला। और हर एक गांव को रास्ता कनेक्शन देगा, मैंने उस समय में कमिटमेंट दिया था। और मेरा पास हिसाब है, उस समय अरुणाचल में कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डबल लेन नहीं था। डबल लेन डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ दीजिए, ईटानगर में डबल लेन नहीं था तो डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से होगा। गांव में रास्ता नहीं था, जैसे तैसे जीरो दापोरिजो तक पहुंचता था, लेकिन वहां से गांव में कोई रास्ता नहीं था उस समय। सिर्फ 15% अरुणाचल के गांव में रास्ता पहुंचा था उस समय। और आज 2023 में मैं आपको बहुत प्राउडली कह सकता हूं कि हमारे 1-2 पेज वो कॉन्ट्रैक्टर लोग का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको छोड़ के ऑलमोस्ट 100% अरुणाचल का हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डबल लेन रास्ता पहुंच चुका है। आप सोच के देखिए, ये सब अचीवमेंट को अगर आप सेलिब्रेट नहीं करेगा तो फिर आपको डेवलपमेंट का समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो चीज़ मिला है उसको सेलिब्रेट करने का भी आपको मालूम होना चाहिए, जो नहीं मिला उसको भी मिलना है, जो मिल चुका है उसका भी तो आप याद रखना चाहिए। नहीं तो इंसान हमेशा दुखी रहेगा। भगवान ने बहुत कुछ दिया है लेकिन रोते रहेगा, क्योंकि मेरा पास 1 गाड़ी है लेकिन मेरा पड़ोसी के पास 2 गाड़ी है। आप जिंदगी भर दुखी रहते रहेगा, ऐसा जिंदगी नहीं होता है। जितना है जो है एंजॉय कीजिए, और आएगा अच्छी बात है। तो विकास के दृष्टि से भी ऐसा ही है, जो कुछ मिला है ये कोई अपने आप चल के नहीं आया। आज जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो हिसाब किताब करके यहाँ बताने के लिए नहीं चाहता हूं, क्योंकि बहुत समय लगता है। आज हर एक घर में आप ये आपका याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी में बताइए किसका घर में बिजली नहीं पहुंचा। आज हम लोग चाहते हैं कि हर एक घर में पानी पहुंचाना है, क्योंकि हम लोग गांव में देखा है औरत लोग, मर्द भी आधा समय लकड़ी भूखने के लिए टाइम बर्बाद होता है, आधा समय पानी भूखने में टाइम बर्बाद होता है, फिर पानी, फिर लकड़ी, फिर जला के खाना पकाना, फिर बच्चा को स्कूल भेजना, फिर गेस्ट आएगा उसको खिलाना। तो हम लोग ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है कि औरत लोगों को घर में चूल्हा जलाने के लिए धुआं जो करता है, इतना आँख खराब होता है, टाइम बर्बाद होता है। हम लोग ने ये निर्णय किया कि हर एक घर में अल्टीमेटली गैस कनेक्शन पहुंचेगा, ताकि आपको लकड़ी जलाने का जरूरत ना पड़े। खाना पकाना 10-15 मिनट तक में आप खाना पकाना सकना चाहिए।
पानी आपका घर तक पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन का हम लोगों ने अभियान शुरू किया। अभी पाइप से पानी लेने का जाने का कोई जरूरत नहीं, चाहे यचुली का आदमी हो, चाहे वो पीप सोरंग ताली का आदमी हो, उसको भी घर में हम लोग पानी पहुंचाने जा रहा है। हर एक घर में आपको पानी मिलेगा। आपको पानी बुकने के लिए आपका समय बर्बाद करना नहीं है। कई चीज़ें हैं, मैं तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इतना चीज़ कर रहा हूँ कि आदमी को जीने के लिए, इज्जत का साथ आराम से जीने के लिए पूरा सुविधा, यहाँ तक भी जो गरीब जिसका खेती बाड़ी ठीक नहीं है उसको भी फ्री में चावल, ताकि वो भूखा नहीं सोना चाहिए, चावल का बंदोबस्त करके फ्री चावल तो हम लोग घर घर पहुँचा रहे हैं। मैंने पिछली बार मीटिंग लिया, कोई जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, जो एजेंसी है, जो चावल बांटने वाला, उसको वार्निंग दिया है। कितना मेहनत से हम लोग ये स्कीम चलाता है, और यहाँ ग्राउंड में आप फेल मत कराइए। समय में आदमी, गरीब आदमी का घर में चावल पहुँचना चाहिए। ये एक्चुअली एरिया, जोराम एरिया में आप लोग को इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ तो पानी खेती भी है। बहुत जगह ऐसे अरुणाचल में जहाँ खेती करना भी मुश्किल होता है, ऐसे जगह में 5 kg अगर फ्री देता है चावल, वो भी बहुत जिंदगी के लिए मायने रखता है। तो इसलिए आज के दिन में अल्टीमेटली हम लोगों ने जो निर्णय किया कि हर एक अरुणाचल का जो सिटीजन है बेसिक सुविधा पहुंचना चाहिए। और जो नॉर्मल गवर्नमेंट स्कीम है बॉर्डर में पहुंच नहीं पाता है। इतना बारिश होता है, दुनिया में इतना बारिश कहीं नहीं होता है जितना अरुणाचल में होता है। मैं तो कल आने से पहले नितिन गडकरी जी से परसों मीटिंग किया। इंडिया का जो जितना टॉप ऑफिसर है रोड बनाने वाला, सबको बुला के बोला कि हमारा अरुणाचल में इतना करोड़ करोड़ रुपया खर्चा करके रास्ता तो बनाता है, 2-3 साल में रास्ता टूट जाता है। और हम इतना अमीर देश अभी हुआ नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में हम अमीर देश बनने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हकीकत तो है कि हम अमीर देश तो अभी बना नहीं है, पैसा लिमिटेड है। उस पैसा से दवाई भी खिलाना है, रास्ता भी बनाना है, बिजली भी पैदा करना है, गवर्नमेंट भी चलाना है, ऑफिस में काम करने वालों को तनख्वाह भी देना है, हम लोग मनरेगा भी चलाना है, ओल्ड एज पेंशन भी देना है, बच्चों को पोषण खाना भी खिलाना है, हर चीज़ करना होता है। पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा को अच्छा से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सारे ऑफिसर को मैंने बोला कि अरुणाचल में ये 2-3 साल में रास्ता टूट जाता है, नया टेक्नोलॉजी ढूंढना चाहिए, नया आइडिया ढूंढना चाहिए। अभी मैं जब आज सुबह आ रहा था ईटानगर से यहाँ जोराम आ रहा था, तो मैंने देखा है कई जगह रास्ता बारिश से टूट चुका है, और जगह जगह में ये जो लैंडस्लाइड आके रास्ता को डैमेज भी किया हुआ है। अब ये कुदरत का खेल है, बारिश को तो हम रोक नहीं सकता है। बारिश आता है तो रास्ता तो डिस्ट्रॉय होता है, तो नया टेक्नोलॉजी हम क्या यूज़ कर सकता है, ये सब हम लोग कर रहे हैं, तरीका ढूंढ रहा है। और उसका रिपेयरिंग करने के लिए फंड कहाँ से आएगा, उसका भी व्यवस्था कर रहा है। यहाँ से जोराम से आप कोलोरियम तक का रास्ता मैं सोच रहा अभी अक्टूबर महीना में जाऊँगा। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि एक ज़माने में हम पैदल चलता था, सारली तक हम पैदल गया, और मैंने कहा कि मेरे ही समय में हम सारली तक पक्का रास्ता बना देगा, दामिन परसी परलो तक पूरा ठीक कर देगा। तो अभी मैंने रिपोर्ट तो लिया है। अब डीसी साहब यहाँ बैठा हुआ है लोअर सुबनसिरी का, आपको पूछिए मैं कितना रिव्यू मीटिंग लेते रहता हूँ, हर एक स्कीम का मैं रिव्यू लेता हूँ। हर जगह पहुँच नहीं सकता है, मेरा पास समय नहीं मिलता है, लेकिन रिव्यू मीटिंग लेते रहता हूँ कि हमारा अरुणाचल में इतना मेहनत से स्कीम जो हम लोग लाया उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। तो लोअर सुबनसिरी में बाय एंड लार्ज स्कीम तो अच्छा चल रहा है। मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी प्रॉब्लम सुना है, महिलाओं का। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं का ताकत बढ़ना चाहिए। अब ये रास्ता, बिजली, पानी जो बेसिक नीड है पूरा करने के बाद हमारा अगले फोकस होगा मोदी जी के नेतृत्व में इनकम जनरेशन कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इनकम जनरेशन के लिए यहाँ इंडस्ट्री लगना चाहिए, प्रोडक्शन सेंटर खोलना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। अब ये लिखा माच यहाँ बैठा हुआ है, उसको पूछिए ये जो फूड पार्क हम लोगों ने खोला है,
कितना लड़ाई करके हमने ये फूड पार्क लाया है। ये अरुणाचल को डिजर्व नहीं करता। आप पूछिए उसको, अभी तो मीटिंग में उसको बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप पूछिए, ये तो अरुणाचल को इतना बड़ा मेगा फूड पार्क का कोई क्वालिटी का हिसाब से या क्वांटिटी हिसाब से हम लोगों को क्वालिफिकेशन हिसाब से नहीं मिलता है। लेकिन मैंने उस मंत्री था दिल्ली में, इसलिए वो जो संबंधित मंत्री फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर को बोला कि मैडम मुझे ये स्कीम चाहिए अरुणाचल में, किसी भी हालत में चाहिए। आप यूपी, बिहार, पंजाब कहीं भी आप अलग से दे दो, मगर ये स्कीम हमको चाहिए। और ऑफिसर लोगों ने मना कर दिया, नहीं होता है, रूल के हिसाब से नहीं आता है। और ऑफिसर को मीटिंग रूम से हटा दिया मिनिस्टर ने, और ज़बरदस्ती वो फूड पार्क अरुणाचल को दिया है। ये सब चीज़ आसानी से नहीं होता है। अब उसमें इंडस्ट्री, अभी आपको जितना फूड प्रोडक्शन यहाँ से आएगा, वहाँ आप उस प्लेटफॉर्म से दुनिया को आप सेल कर सकते हैं। वहाँ आपका हर प्रकार का फैसिलिटी मिलेगा। लाखों लोगों को फ्यूचर में जाके नौकरी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम में हम लोग यहाँ में और क्या कर सकते हैं। जो पहला तो रास्ता पहुँचाना है, तभी तो बाकी चीज़ आएगा। अब मैं समझता हूँ कि हमारा इस टेन्योर में बिजली, पानी, खाना पीना, रास्ता, ये हम लोग ने लगभग पूरा कर दिया है। अब कुछ बचा है 5%, वो भी हम लोग पूरा कर देंगे। इसी साल दिसंबर तक अरुणाचल प्रदेश में 100% चाइना बॉर्डर में जो लोग रहता है, जो 8-9 दिन पैदल चल के आता है, वहाँ भी हम लोग 4G नेटवर्क टेलीफोन का फैसिलिटी अगले 5 महीना में कंप्लीट करने जा रहे हैं। मैं अभी मीटिंग फिर लेके आया टेलीकॉम मंत्री के साथ में, पूरा ऑफिसर के साथ, कि ये डिफ़िकल्टी है, ये आसान नहीं है। मैं उस ज़माने का वो MP नहीं है दिल्ली में जाकर के MP का नाम से पार्लियामेंट में जाके सोते रहेगा। मैं पार्लियामेंट में जाके अरुणाचल के लिए बहुत गहराई से झंडा गाड़ के आया हूँ, कोई हटा नहीं सकता है। हमारा इस समय में यहाँ एयरपोर्ट बन गया, रेलवे लाइन पहुँचा दिया, हाईवे बन गया। ये सब 10-12 साल के अंदर में हुआ है। ये ऐसा नहीं है हम वहाँ कोई टोकन मस्ती करने के लिए, वहाँ 3 पार्टी खेलने के लिए नहीं गया। आप पूछिए, हमारे दोनों मंत्री यहाँ बैठा हुआ है, मेरा सामने में कोई बीजेपी के MLA मिनिस्टर ताश नहीं खेल सकता। मैं तो शुरू से बोला है, मैं ये देख नहीं सकता। पहले का MLA मिनिस्टर, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर दिन भर 3 पार्टी खेलते रहेगा, पब्लिक के लिए सेवा कब करेगा? आप ऑफिसर हैं, तनख्वाह मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर है, पैसा कमाया, MLA मिनिस्टर को आप मस्ती के लिए नहीं बनाया। हम लोग अपना रोल को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, ये कोई मजाक नहीं है। इसलिए हम लोग फुर्ती करने का समय होता है, नाच गान करना, खाना पीना, वो ट्राइबल आदमी का अलग होता है। लेकिन हमारा जो ऑफिशियल पोजीशन है उसको हम मिसयूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सदियों तक अरुणाचल के लिए जो फाउंडेशन हमने लगाया है पिछले कुछ सालों में, उससे हम अब नेक्स्ट फेस बहुत आगे जाने वाला है। आज के दिन में मोदी जी के नेतृत्व में जो अरुणाचल के लिए बड़ा बड़ा स्कीम्स, योजनाएं तैयार किया है, उसका आने वाला दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ मैं अरुणाचल का राज्य सरकार का बारे में बोलना चाहता हूँ। हमारा यहाँ में पैसा का कमी नहीं है, हमारे यहाँ काम का कोई कमी नहीं है। मैं खुद देखता हूँ, हमारा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी, उनके टीम 2 मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ में काम करने वाला MLAs है, सीनियर ऑफिसर है। पहले का समय और अभी का काम में भी बहुत आपको फर्क नजर आएगा। अभी ये जो बारिश समय खत्म होते ही चीफ मिनिस्टर साहब से डिस्कस किया है, सरकार जनता का सेवा में है। पहले एक बार किया था सरकार आपके द्वार, अभी सरकार जनता का सेवा में, ये अगले 1-2 महीनों में शुरू करने वाले हैं। गवर्नमेंट पूरा गांव-गांव तक जाएगा और पब्लिक का बीच में जा करके हर एक स्कीम का पहलू, उसका कहाँ तक नतीजा पहुँचा है, उसको देखने के लिए बहुत सीरियसली हम लोग सोच रहे हैं। पेमा खांडू जी के नेतृत्व में जो रिफॉर्म्स लाया है, वो खुद अपना भाषण में भी बोलते हैं। मैं क्योंकि इतना समय नहीं लेना चाहता हूँ, डिटेल नहीं बोलना चाहता हूँ। कई रिफॉर्म्स लाए हैं। पहले तो MLA मतलब क्या है, वोट क्यों मारता है MLA को? बोलता है आपको हम वोट देगा, अब हमको नौकरी दो।
तो एमएलए का काम नौकरी बांटना नहीं होता है। इवन ऑफिसरों को करप्शन करने के लिए कौन मजबूर करता है? ऑफिसर को मान लो कोई चीफ इंजीनियर हो गया, कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डायरेक्टर या कोई जॉइंट सेक्रेटरी हो गया, वो परिवार वाला भी आ जाता है कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, हमारा किसी को आप पियोन में डाल दो। कोई चीफ इंजीनियर हो गया, उसका रिलेटिव आएगा, उसको बोलेगा आप चीफ इंजीनियर है, मेरा आपका कोई आदमी को यहाँ एलडीसी बना दो। कोई एपीसीएस में नौकरी जो देने के लिए कमीशन बनाया, वहाँ में बिक्री कर रहा है, नौकरी क्वेश्चन पेपर सेल कर रहा है। तो ये आप सोचिए, ये कौन कर रहा है? हमारा आदमी लोग तो ही कर रहा है, अरुणाचल का आदमी ही तो कर रहा है, कोई यूपी बिहार तमिलनाडु का आदमी आके नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने उस समय स्टेटहुड डे में भी बोला है, हमारा भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के सामने भी मैंने ये बात को ईटानगर में कहा कि मैं तो चोरी नहीं करता हूं, मुझे तो कोई घूस दे नहीं सकता है, और हम कल को एमपी छोड़ देगा तो हम तो गांव में जाके बैठेगा। हमारा जो ऑफिसर है, ऑफिसर के माध्यम से काम चलता है, पॉलिसी बनाता है सरकार, इम्प्लीमेंट करता है हमारा ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेट होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, उनके माध्यम से ही हमारा देश चल रहा है। लेकिन उसमें एक दो लोग ऐसा काम कर देता है, बिना मतलब हम लोग को बात सुनना पड़ता है। किसी ने पब्लिक सर्विस कमीशन में 2-4 लोग मिलकर क्वेश्चन पेपर सेल कर दिया और गाली खाना पड़ता है किरण रिजिजू को, पेमा खांडू को। हम लोग से कोई लेन देन नहीं पे आप फ्री कर दिया, नौकरी हमको नहीं देना है। हम इलेक्शन में ये नौकरी देने के लिए नहीं आया, हम डेवलपमेंट देने के लिए आया। हम नौकरी पैदा कर देंगे, लेकिन नौकरी कैसे सिलेक्शन करना है वो उसके लिए प्रोफेशनल टीम होता है, कमीशन होता है, उसके लिए बोर्ड बैठता है। मुझे नहीं मालूम ना कौन बेस्ट टीचर होगा मैथमेटिक्स के लिए, उसके लिए बोर्ड होता है। वो लोग तय करेंगे कि कौन एग्जाम में इसको क्वालिफाई करा के नौकरी देना है। तो कई चीजें बिना मतलब का हम लोग को सुनना पड़ता है, और तो बोलने वाला भी कोई है दिन तेल नहीं, ऐसा ही सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक में आके गाली शुरू कर देता है बिना मतलब का। तो इसीलिए आज यहाँ में कई इंटेलेक्चुअल लोग बैठा है, इवन गाँव बुरा लोग, कई गाँव बुरा पढ़ा लिखा है और कोई गाँव बुरा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन नॉलेज की दृष्टि से बहुत एडवांस है। यहाँ इंटेलेक्चुअल लोग बैठा है, आप लोग सोचना पड़ेगा। अब पेमा खांडू सरकार ने इतना रिफॉर्म लाया, एमएलए मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट से दूर रखा, कई चीज़ें जो ऑटो मोड में ड्राइव किया है, हर एक चीज़ में रिफॉर्म लाया, उसका फायदा नहीं उठा के अगर गाली करते रहेगा तो फिर हमारा स्टेट आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो यहाँ समझदार लोग बैठा हुआ है, अच्छा चीज़ को आप लोग भी तारीफ कीजिए, गलत होता है तो आवाज़ उठाइए उसका खिलाफ में, लेकिन जो बिना मतलब से गाली दे के घूमता है उसको भी तो बंद करना चाहिए। अच्छा आदमी लोग चुपचाप बैठता है, गाली देने वाला गाली देते रहता है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। जो आदमी जिसको बहुत सीखना है जिंदगी में, वो कुछ सीखा ही नहीं है, दुनिया देखा ही नहीं है, उसने एजुकेशन प्राप्त भी नहीं किया और ट्रेडिशनल नॉलेज भी नहीं है, बहुत कुछ सीखना है उसको, गवर्नेंस क्या होता है एबीसी नहीं मालूम, लेकिन वो सोशल मीडिया में एकदम भाषण दे रहा है और चीफ मिनिस्टर को पाठ पढ़ा रहा है कि बोलता है पेमा खांडू को कुछ भी नहीं जानता है, चीफ मिनिस्टर तो बुद्धू है बोलता है। जो आदमी कुछ भी नहीं जानता है वो चीफ मिनिस्टर को पाठ पढ़ा रहा है, आप सोचिए। तो इसमें गलती किसका है? माँ बाप, समाज में जो लोग जानने वाला लोग, जो शिक्षित लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल है। मैंने देखा है बहुत लोग हमको ताकि बोलता है, अरे किरण साहब आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छा काम कर रहा है, आप मेरे सामने बोलने से फायदा नहीं ना, जो गाली दे रहा है उसको समझाओ ना, तब तो काम आएगा। हमको बोल के क्या फायदा, हम तो करेगा ही काम। इसलिए जो गलत काम कर रहा है उसको समझाने का काम भी समझदार लोगों का काम है, नहीं तो नहीं चलेगा समाज में। आपको बता रहा हूँ, ये डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नाप तोल के बोलना चाहिए। मैं इस देश का लॉ मिनिस्टर भी रहा है, कई चीज़ें संविधान में लिखा हुआ है, हमने कहा है कि एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, बोलने का अधिकार है, लिबर्टी है,
सब कुछ आज़ादी है, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं है ना कि ऐसे ही गाली दे के घूमते रहेगा दूसरा को, दूसरा का सामान छीनेगा, दूसरा को मारपीट करेगा, वो नहीं है ना आज़ादी। आज़ादी आपके लिए है। तो कुछ लोग बोलते हैं हमको बोलने का राइट इसलिए बोल रहे हैं। अरे बोलने के लिए कौन रुका है, लेकिन दूसरा को बिना मतलब क्यों गाली देते हैं? तो कोई लोग ऐसा होता है इस दुनिया में, आजकल इंडिया में बहुत देखने को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा बोलता है वही बोलता है, उसको बोलने नहीं दिया जाता है। बोलता है सुबह से शाम तो गाली देते रहता है, फिर बोलता है हमको बोलने का फ्रीडम नहीं है, बोलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ये किसी भी देश का आगे बढ़ने का एक लक्षण होता है। किसी भी महान देश, मैंने दुनिया घुमा है, दुनिया देखा है बचपन से, कोई जापान हो चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, आज इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। आगे कोई भी देश तब बढ़ता है जब उस देश में रहने वाले लोग अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ के देश के लिए काम करने के लिए जब पूरा निछावर करता है, तब देश आगे बढ़ता है। अरुणाचल को हमने कहा था 20 साल पहले कि अरुणाचल को नंबर 1 बनाना है। कोई मालूम नहीं होता होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मालूम करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग तो सोचा होगा मैं यहाँ आया, ये हायर सेकेंडरी स्कूल इनॉग्रेशन हो गया, अपग्रेडेशन हो गया और यहाँ मैंने 4-5 करोड़ दे दिया। ये सिर्फ नहीं है, ये तो नमूना है। आपका 16 याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं जब पढ़ूंगा स्कीम, इतना लंबा है, मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता हूँ, टाइम लेना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ ये माइनॉरिटी अफेयर्स में मैं जब ये 2 साल पहले ये विभाग में देखता था माइनॉरिटी, उसी समय में आप सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जोरम, जो आज क्या है 4.82 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एट गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल टोम, वो भी 4.5 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एट गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जात विलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डैम, वाटर सप्लाई एट ताप विलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली पाजी मिडिल स्कूल। ये सब 4-5 करोड़ का है, छोटा मोटा मैं 50-60 लाख का नहीं बोल रहा हूँ, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। इम्प्रूवमेंट ऑफ याचुली पब्लिक हेल्थ सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर एट तोम विलेज 2 करोड़ का, और बाकी इतना ज़्यादा है, मैं गिनती नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये एक्चुअली गिनती करके बताने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो 100 साल में कोई एमपी दे नहीं सकता, मैं सिर्फ 3-4 साल में देता हूँ हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मालूम नहीं है, चर्चा नहीं होता है, ये क्यों है आप बताइए? जो मेरे बराबर काम करने के लिए 50-60 एमपी चाहिए आज के दिन में इंडिया में, मैं अकेला इस प्रदेश के लिए करता हूँ, पता क्यों नहीं होता है लोगों को? और मुझे आके पूछता है कि रिजिजू साहब आपको वोट दिया, आप तो कुछ भी नहीं दिया हमारा जगह के लिए। ये इतना गैप कैसा है जो 100 साल में नहीं होता, मैं 4-5 साल में देता हूं। इसके बाद भी अगर मेरे को आके पूछता है कि आपको वोट दिया है, आपने कुछ भी नहीं दिया हमारा गांव के लिए, ये सीरियस क्वेश्चन है। ये हमारा हर एक आदमी, यहाँ जितना ऑफिसर बैठा है, पॉलिटिकल लीडर्स है, जितना हमारे यहाँ में पब्लिक लीडर है, सबको ऊपर में ये क्वेश्चन मार्क है। ये गैप नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अगर कोई लीडर काम किया है तो किया है बोलना चाहिए, अगर काम नहीं किया तो उसको वोट नहीं देके नया काम करने को लाना चाहिए। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? मैं इसलिए कहता हूं आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए इंडिया के अंदर में, आप मालूम है कोविड के समय में कभी आपने सुना है कि कोई एमपी गांव में स्कीम देता है? कोविड के समय में दुनिया लॉकडाउन में था, इंडिया पूरा, और मैं गाड़ी का गाड़ी पैक करके आपके लिए ऑक्सीमीटर भेज रहा हूं। कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं, मैं कलेक्शन डोनेशन प्राइवेट गाड़ी का गाड़ी ट्रेन लोड करके यहाँ भेजता हूँ। मैंने डीएमओ लोगों को पूछा है मिला क्या, सब डीएमओ बोला है सर आपने ऑक्सीमीटर भेजा है, मास्क भेजा है, ये सब भेजा है, सबको मिला है। तो मिला है तो पब्लिक क्यों बोलता है कि रिजिजू साहब कुछ नहीं देता है? नॉर्मली ये एमपी का काम नहीं है, एमपी पॉलिसी प्रोग्राम स्कीम करके स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना होता है। ये सब तो कर ही रहा है, मैं इसके बारे में बोल नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं स्कीम गिनती करके नहीं बता रहा हूँ। आज जो मैं अलग से जो करता हूँ, जो मैं नहीं होता तो ये होना ही नहीं था, अलग से जो होता हूँ। जैसे मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, दूसरा स्टेट को 4-4, 5-5 स्कीम मिला है, अरुणाचल को 52 स्कीम मिला है। अब इमेजिन कीजिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं
अगर जब काम होता है, जनता को काम के बारे में अंदाजा नहीं है, पता नहीं है, और मेरा पास आके दिल्ली में बोलता है कि आपका तरफ से कुछ नहीं मिला, ये ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसा होना नहीं चाहिए। काम करने के लिए हम लोगों को आपने दिल्ली भेजा है, मुझे देश चलाना भी है, अरुणाचल भी चलाना है, और अरुणाचल के लिए भी मदद करना है। अरुणाचल प्रॉब्लम को आप यहाँ में जो चीफ मिनिस्टर जो कर रहा है उसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में जो पिछले 6-7 साल में काम हुआ है, आज तक अरुणाचल में इतना काम नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 2014 में मैं भी शौक होता हूँ, जब हम लोग सरकार में आया लगभग 12,000 करोड़ अरुणाचल जो है गिरवी में था। आपको मालूम है? आप यहाँ तो देखिए, बच्चा लोग तो है नहीं, यहाँ तो जानने वाला लोग आया है, मेरे ख्याल से आप में भी बहुत लोग मालूम नहीं होगा। लगभग 12,000 करोड़ का कर्जा था, और आदमी जब किसी से लोन लेता है ना, लोन तैरने नहीं सकता है, और जो लोन का इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपका नींद नहीं आता है, बीवी बच्चा का सामने में आपका इज्जत खराब होता है। 12,000 करोड़ का लगभग हमारा लोन था। आरबीआई ने बोल दिया अरुणाचल को और पैसा नहीं दे सकता है लोन में, जो भारत सरकार देता है इसी से चलाओ। हमारा गवर्नमेंट स्टाफ का तनख्वाह देने का पैसा भी नहीं बचा था उस समय, ऐसा हालत हो गया था। ये तो भगवान का शुक्र है, नरेंद्र मोदी जी आने के बाद 15th फाइनेंस कमीशन का हम लोगों ने रूपरेखा तय किया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है, पैसा देने का तरीका को, इनकम को भी बढ़ाना है और कैसे बांटना है उसको भी हम चेंज करेंगे। आप सोच के देखिए, नॉन जो प्लान फंड होता है, जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स होता है, उस समय अरुणाचल का मुश्किल से 50 करोड़ 100 करोड़, उसका भी कोई फिक्स नहीं था। कभी कभी लक्की होने से एक महीना में 150 करोड़ मिलता था। आज हर महीने हम लोगों को 2,000 करोड़ ज़्यादा, अरुणाचल को 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा नॉन प्लान फंड मिलता है। आप बताइए, कोई हमारा रेगुलर स्टाफ अरुणाचल में जो काम कर रहा है, महीने में तनख्वाह मिलने का टेंशन है? टेंशन नहीं है। जब जो भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ है, कहीं कुछ ऑफिशियल प्रॉब्लम होता होगा, कुछ होता होगा, मगर पैसा का कमी से किसी का तनख्वाह सैलरी रुका नहीं है। आज सरकार में जो भी चल रहा है, सरकार तो चल रहा है, उसके अलावा पब्लिक के लिए स्कीम जो अरुणाचल सरकार ने SIDF नाम रखा है, वो तो सरकार नाम तो कुछ भी रख सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को जब दे दिया कि आप इस पैसा को जैसे चलाना चाहता है नॉन प्लान फंड से चलाइए। आज पेमा खांडू साहब का सरकार ने SIDF नाम दिया, और रिलीफ का नाम से कई नाम से चलता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट से आपको स्कीम मंगाता है, और CM साहब खुद आता है तो वो घोषणा करता है। ये डबल इंजन का सरकार का मतलब यही है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा दे रहा है। तो आज इस तरीके से अरुणाचल अच्छा चल रहा है, माहौल ख़राब करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हम नया स्टेट है, हम अभी अभी डेवलपमेंट शुरू हुआ है। हम लोग जब पैदा हुआ था, हम लोग ने गाड़ी घोड़ा देखा नहीं है, हमारे जीवन काल में ही हमने रास्ता देखा है, गाड़ी देखा है, तो हम लोग तो बच्चा है एक तरीके से, अभी शुरू हुआ है। अभी उछल कूद करके हम अमेरिका से भी आगे जाना है सोचने से तो नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ एक टाइम से चलता है। इसलिए जो लोग ना समझदार होते हैं और बिना मतलब माहौल ख़राब करता है, उसको समझाने का काम समझदार लोगों का है। और आज यहाँ इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, काफ़ी लेट भी हो गया। नॉर्मली तो हम लोग तो इतना लंबा मीटिंग तो अटेंड नहीं करता है। यहाँ तो जोराम में तो हम कंप्लेन नहीं करता है ससुर बारी है बोल के, ऐसे जगह यहाँ तो हम सोचता था मीटिंग टाइम जल्दी करो बोलना था, लेकिन ख़राब पाएगा गाली देगा बोल के हम बोला नहीं है। नहीं तो इतना लंबा समय हम एक स्कूल इनॉग्रेशन के लिए आज तक बैठा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को और भी मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, पब्लिक का हम लोग तो सेवक है। लेकिन आज काफ़ी अच्छा चीज़ सुनने को मिला, और गांव के लोगों को भी बोलने का चलो मौका मिल गया, एक भी ये मतलब अच्छी बात है। हमारे सीनियर लोगों का भी बात सुनने का मौका मिला। हमारा जो पोनू भारतीय कल्चर टीम ने बहुत अच्छा डिस्प्ले किया, बहुत अच्छा लगा। गांव वाला लोग एकदम हिला हिले नहीं, बीच में आदमी लोग इधर उधर उठ के गया, गांव वाला तो हिला ही नहीं है,
पूरा अच्छा से बात सुना। गाँव वालों को भी धन्यवाद। हमारे पंचायत के जितने मेंबर्स हैं, जिला परिषद, ZPC, ZPM, पूरे टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, और ख़ास करके इस जो जोराम एरिया में जितने गांव हैं, आज के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप लोगों को मैं बधाई देता हूं। बहुत सुंदर से आप लोगों ने ये अरेंजमेंट किया है। और अंत में फिर तबा तदीर साहब, आपके लोकल MLA तो है, लेकिन अरुणाचल के शिक्षा मंत्री हैं, बहुत अच्छा काम करता है। मैं तो आपको सही बोलता हूँ, तबा तदीर साहब दिल से भी साफ है और आदमी भी बहुत सीधा है और काम भी बहुत अच्छा करता है। आप लोगों का एरिया में जितना काम उन्होंने लाया है, आप लोग देखा ही है। और चीफ मिनिस्टर साहब का तो आशीर्वाद तो है ही, ऊपर से दिल्ली से तो हम तो आशीर्वाद देते ही रहेंगे आगे भी। जीरो हमारा पड़ोसी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का मंत्री ये ताकी साहब यहाँ आया हुआ है। ताकी साहब का उसका वजह आज भी मैंने पूछा है कि आपने मछली तो खिलाया नहीं, आप मछली का मंत्री भी है, जानवर का मंत्री भी है। तो उन्होंने बोला कि सर मछली तो अभी अवेलेबल हो गया, लेकिन पेड़ पौधा जो फल होता है वो 3 साल का बाद आपको खाने को मिलेगा। अभी उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। उन्होंने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में काफ़ी काम किया है। तो मैं ताकी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। आपने यहाँ हमारे साथ में आज आके जुड़े हैं। लोअर सुबनसिरी के दोनों MLA को कैबिनेट मंत्री बनाया, तो ये तो लोअर सुबनसिरी के लिए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो धन्यवाद आप लोग नहीं देने से भी हो जाएगा, बाद में वोट अच्छा से दे दीजिए दोनों को जिताइए, फिर वही धन्यवाद है। और साथ में मैं आप लोगों को जो हमारा यहाँ नाचने गाने का जो इंटरटेनमेंट का तो बहुत समय नहीं मिला, लेकिन थोड़ा सा किया है। स्कूल का स्टूडेंट छोटा सा मैं तोहफा देना चाहता हूँ। तो स्कूल का स्टूडेंट जो कल्चरल आइटम्स पेश किया है, हमारा गांव बुढ़ा लोगों के लिए भी मैं छोटा सा तोहफा दे के जाऊँगा। और साथ साथ हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको छोटा सा मैं मेरा तरफ से मदद कंट्रीब्यूशन, वैसे तो आप लोगों ने सब कुछ कर लिया है, फिर भी थोड़ा सा मैं कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगा आगे के लिए। बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये जो काम मैंने आज जो संक्षेप में बताया वो शुरुआत है, कई काम आगे होने वाला है। आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, मुझे रिक्वेस्ट किया है, सारा पॉइंट्स मैंने अच्छा से नोट करके रखा है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा क्योंकि उसको प्लानिंग करना पड़ेगा। मैं CM होता तो आज यहाँ घोषणा कर सकता हूँ। एक मर्यादा होता है, चीफ मिनिस्टर का द्वारा ही स्टेट में हर चीज़ का एग्जीक्यूशन होता है। तो जब CM साहब मेरे ख्याल से 14 तारीख को आने वाले हैं, कौन सा तारीख को आएगा? हाँ, 14-15 को चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ आ रहे हैं। तो मैं आज CM साहब को बता दूंगा मेमोरेंडम रिसीव क्या है, आप प्रोसेस कीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट फंड नहीं दे सकता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट प्लेस करना पड़ता है हमारा वहाँ, तभी हम दे सकते हैं। तो कोई भी स्कीम, कोई भी प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियली उसको जब तक अपना प्रायोरिटी में डाल करके DPR बना कर जब तक नहीं आता है तो मैं यहाँ घोषणा नहीं कर सकता हूँ। मैं भारत सरकार का मंत्री जरूर हूँ, लेकिन स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में ही चलाना होता है। मेरा पास डायरेक्ट लोग आते हैं, MP के हिसाब से आते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन स्कीम का घोषणा चीफ मिनिस्टर के माध्यम से होना चाहिए। तो CM साहब को मैं बोल दूंगा, वो आने वाला है। आप लोग बताइए कि हम लोगों ने यूनियन मिनिस्टर को मेमोरेंडम दिया था और आपके माध्यम से आने के लिए बोला है। मैं तबा तदीर साहब को भी बोल दूंगा और ताके जी को भी बोल दूंगा कि जो भी यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट का जो भी इशू है, दोनों CM साहब से बात करके मेरे तक जरूर पहुँचाइए। और आगे आप लोगों के लिए फ्यूचर में ऐसा मत सोचिए कि मैं बार बार नहीं आता हूँ, मत सोचिए। मेरे को कंप्लेन मिलता है, ये मिलता नहीं बोलता है। हमारा यहाँ अरुणाचल में 26 डिस्ट्रिक्ट में कवर करना इतना मुश्किल है, और आप लोगों का आशीर्वाद से, मोदी जी का आशीर्वाद से अब मैं देश चलाता हूँ।
और देश को चलाने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। हम लोग 20-25 कैबिनेट मिनिस्टर होता है, इतना बड़ा देश चलाने के लिए टाइम नहीं होता है। दिल्ली में बैठ करके भी आदमी को मिलने का टाइम नहीं होता है, लोग महीने महीने पर इंतज़ार करना पड़ता है। फिर अरुणाचल आदमी आता है, उसको तो हम टाइम देता ही है। तो ये मेरा मजबूरी है। मैं सिंपल MP होता तो पार्लियामेंट सेशन ख़त्म करते ही मैं यहाँ गाड़ी घोड़ा लेके घूमते रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए ये कभी भी मत सोचिए कि मैं सुबह शाम आपका बीच में नहीं पहुँच पाता हूँ। मैं ज़रूर आपको याद करते रहता हूँ और बीच बीच में तो आता ही हूँ। अभी पिछले महीने भी तो मैं आया था, कार्यकर्ताओं से मिला था, जीरो में भी मैंने प्रोग्राम किया था, वहाँ यजाली में भी रुका था। तो बीच बीच में तो मैं आता ही हूँ, लेकिन दिल से आपका सर हमारा गैप नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं MP कंटिन्यू रहूँ ना रहूँ वो अलग विषय है, लेकिन आप लोगों ने जो जिम्मेदारी दिया है उसको करने के लिए ही मैं बिज़ी हूँ। देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए काम करते रहता हूँ, इसीलिए ही मैं बिज़ी हूँ। मैं फालतू काम के लिए बिज़ी नहीं हूँ। इसलिए आप सब ने आज इतना देर तक यहाँ आकर के इस समारोह को बहुत उत्साहजनक पार्टिसिपेट किया। आप सबको